हेलो फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। कल हमने इस चैनल के माध्यम से 2 क्वेश्चंस अपने ट्रांसफर प्राइसिंग में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक बात करते हैं प्रॉफिट सेंटर के बारे में। जैसा कि मैंने कल बताया था कि प्रॉफिट सेंटर आपकी वो सेंटर होता है या वो डिवीजन को हम प्रॉफिट सेंटर कहते हैं जो कि अपनी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करती है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट होता है आपका प्रॉफिट सेंटर। हम उस सेंटर को भी कहते हैं, उस डिवीजन को भी कहते हैं जो कि अपनी ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल आउट करती है। क्यों? उसे क्यों प्रॉफिट सेंटर कहते हैं? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अगर हम उससे ज्यादा सेल आउट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाएगी, इसलिए हम उसे प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि केवल एक साल, ये कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट को रेगुलर बेसिस पे आपका क्रॉस कर रही हो जब भी हम उसे प्रॉफिट सेंटर कहेंगे। तो आइए अब हम चालू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक एम लिमिटेड है, वो 2 डिवीजन रखते हैं, डिवीजन ए और बी। डिवीजन ए प्रोड्यूस कर दिए प्रोडक्ट जेड को, जो कि वो एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर सकती है और डिवीजन बी को भी सेल कर सकती है। डिवीजन्स जो है एम लिमिटेड में वो क्या है, आर क्रिएटेड एज प्रॉफिट सेंटर। वो दोनों ही डिवीजन आपकी प्रॉफिट सेंटर मानी जाएगी। मीन्स दोनों ही डिवीजन अपनी ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर रही है। डिवीजन आर गिवन ऑटोनॉमी टू सेट ट्रांसफर प्राइस। मीन्स दोनों डिवीजन को फुल्ली फ्रीडम है कि वो अपना ट्रांसफर प्राइस सेट करे अपने द्वारा। एंड चूज द देयर सप्लायर, और वो अपने सप्लायर्स को भी चूज कर सकती है कि उसे किससे माल परचेस करना है, किससे नहीं करना है। तो परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन मेजर होगी ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट प्रॉफिट। मींस इसमें एक हमारा टारगेट प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट आ गया। मींस टारगेट प्रॉफिट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोनों उस डिविजन्स को जिसको टारगेट प्रॉफिट दिया गया है उसे वो अपना हर हालत में अचीव करना है। ठीक है, उसे अपनी वो प्रॉफिट अचीव करनी है। जैसे ही उसने वो प्रॉफिट अचीव कर ली उसे एक अच्छी डिवीजन माना जाएगा, अदरवाइज उसे अच्छी डिवीजन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाई। अब क्या है, डिवीजन ए कैन प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड एट फुल कैपेसिटी। डिवीजन ए की इसने आउटपुट बता रखा है कि फुल कैपेसिटी पे आउटपुट कितना होगा, 1 लाख यूनिट का। और एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड उसकी बता रखी है कि 70,000 यूनिट वो एक्सटर्नल मार्केट में सेल आउट करता है एट प्रेजेंट 1 लाख यूनिट के आउटपुट पे। और कितने प्राइस पे सेल आउट करता है वो 2500 रुपए पर यूनिट पे सेल आउट करता है, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, 1600 रुपए पर यूनिट। इसे प्रोड्यूस करने में उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट आती है कितनी, 4 लाख रुपए, 4 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट आती है, टोटल फिक्स कॉस्ट। इस प्रोडक्शन के लिए उसने कोई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसे इस प्रोडक्शन के लिए उसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कितनी वर्किंग कैपिटल के लिए की रिक्वायरमेंट है, 12 करोड़ रुपए उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए। जब वर्किंग कैपिटल की उसने जो फाइनेंस करवाया वो करवाया कैश क्रेडिट फैसिलिटीज है थ्रू अ बैंक। कितने परसेंट पे, 11 रुपए 11.50 पैसे पर 50% पर एनम पे। मीन्स 12 करोड़ रुपए उसने उधारी पे लिए 11.5% पर एनम की इंटरेस्ट रेट पे। डिवीजन ए को जो टारगेट प्रॉफिट मिला है वो मिला है 2,50,00,000 रुपए उसे अचीव करने हैं एज ए टारगेट प्रॉफिट। मीन्स जो टारगेट प्रॉफिट है आपकी ऑल एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के बाद। ऑल एक्सपेंसेस का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल भी इसमें रिड्यूस है, उसके बाद आपका जी आया है। तो मीन्स हमें डिवीजन ए की पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। काय के लिए? क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन हम निकाल पाएंगे, उसी के बाद हम उसका ट्रांसफर प्राइस बता पाएंगे। देखते हैं वो कैसे निकाला गया है और क्यों निकाला गया है आगे। अब डिवीजन बी जो है, मीन्स जो प्रोडक्ट जेड को परचेस करेगी डिवीजन ए से, डिवीजन बी चाहे तो प्रोडक्ट जेड को या तो डिवीजन ए से परचेस करें या उसे 2 सप्लायर और मिल गए, कौन कौन से, आर लिमिटेड और एस लिमिटेड, उससे भी वो उस प्रोडक्ट जेड को परचेस कर सकती है। डिवीजन बी हैज रिक्वेस्टेड अ कोटेशन फॉर 40,000 यूनिट
of product Z from division A. Means डिवीजन बी को 40,000 यूनिट चाहिए प्रोडक्ट जेड की, लेकिन हमारी स्पेयर कैपेसिटी कितनी थी डिवीजन ए पे, वो केवल 30,000 थी। कैसे थी? टोटल उसकी कैपेसिटी है 1 लाख की, एक्सटर्नल सेल है 70,000, तो मींस जो डिफरेंस बचा वो स्पेयर कैपेसिटी बची 30,000 की। अब आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस। अब हमें इसमें बताना है ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड दैट डिवीजन ए शुड कोड इन ऑर्डर टू मीट टारगेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। मींस अब इसमें हमें क्या बताया कि डिवीजन ए को वो ट्रांसफर प्राइस बताना है डिवीजन बी को, जिससे कि वो अपनी टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सके। तो टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए पहले उसे कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें कितना टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए अपने टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए। तो भाई हमने स्टेटमेंट बनाया कि टारगेट प्रॉफिट उसका था 2.5 करोड़ रुपए का, उसमें इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल उसने ऐड करा, क्योंकि वो भी तो हमें अचीव करना है। तो टोटल वर्किंग कैपिटल कितनी थी 12 करोड़, उस पर इंटरेस्ट कितनी लगी 11.5% पर एनम के हिसाब से। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल आ गई 1 करोड़ 38 लाख रुपए की। तो टोटल रिक्वायर्ड प्रॉफिट आ गई उसे 3 करोड़ 88 लाख की, ऊपर वाली दोनों को ऐड करके। ठीक है, अब इसमें इसे और क्या रिकवर करना पड़ेगा? इसे रिकवर करना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे 4 करोड़ के। तो टोटल टारगेट कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा कि 7 करोड़ 88 लाख 7 करोड़ 88 लाख की उसे टोटल टारगेट प्रॉफिट अचीव करनी है, टारगेट कंट्रीब्यूशन अचीव करना है। अगर इसने इतना टारगेट कंट्रीब्यूशन अचीव कर लिया तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि उसने टारगेट प्रॉफिट भी अचीव कर लिया। तो इस कंट्रीब्यूशन में से वो कुछ कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल मार्केट से लाता है, और बाकी का जो बचा हुआ होगा वो कंट्रीब्यूशन जो लेगा डिवीजन बी से। तो कैसे क्या करा? एक्सटर्नल मार्केट से हमारा कितना सेल आउट होता है 60,000 यूनिट सेल आउट होती है। क्यों? क्योंकि 1 लाख में से 40,000 यूनिट हमें डिवीजन बी को देनी थी, इसलिए जो बाकी की बची वो हम एक्सटर्नल मार्केट में करेंगे 60,000। वैसे हमारी एक्सटर्नल मार्केट की डिमांड कितनी थी 70,000, लेकिन हमें अपनी डिवीजन बी की डिमांड पूरी करनी है, इस हमारे हमने एक्सटर्नल मार्केट की सप्लाई कम करी, उसे हम लेके आए 60,000 से। मींस इस 60,000 पे हमें एक्सटर्नल मार्केट से कंट्रीब्यूशन मिला। वो कैसे मिला? 2500 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम सेल आउट कर रहे थे, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी 1600 रुपए। तो बाकी का डिफरेंस क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना आया 2500 माइनस 1600 900 रुपए पर यूनिट हमारा कंट्रीब्यूशन आया। अब हमने जो सेल कितना यूनिट करी 60,000, इससे इंटू कर दिया, तो टोटल हमने मार्केट से कंट्रीब्यूशन रिकवर करा 5 करोड़ 40 लाख रुपए। हमें चाहिए कितना था 7 करोड़ 88 लाख, हमने उसमें से रिकवर कर लिया 5 करोड़ 40 लाख। मींस अभी भी हमें कितनी रिक्वायरमेंट है कंट्रीब्यूशन की 2 करोड़ 48 लाख कंट्रीब्यूशन हमें अभी और चाहिए टू अचीव माय टारगेट प्रॉफिट 2 करोड़ 50 लाख। तो अब जो 2 करोड़ 48 लाख जो हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, अब ये हम किससे अचीव करेंगे? ये हम करेंगे डिवीजन बी से, क्योंकि अब हम सेल करेंगे केवल उसी को, जो एक्सटर्नल करनी थी वो तो हम कर चुके। हमें सेल करना है डिवीजन बी को, तो कितने यूनिट सेल करने थे 40,000 यूनिट हमें सेल आउट करने थे। तो मींस 2 करोड़ 48 लाख ये हमें कहाँ से रिकवर करने होंगे 40,000 यूनिट से। तो पर यूनिट रिकवर रेट कितनी आ गई 620 रुपए पर यूनिट हमें रिकवर करना है। इसकी एक यूनिट की बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 1600 रुपए। 1600 रुपए हमारी वो प्लस 620 रुपए जे ट्रांसफर प्राइस हमारा कितना आ गया 2220 रुपए पर यूनिट हमारा ट्रांसफर प्राइस निकल के आ गया। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था। मींस अब क्या हुआ, अगर हम 40,000 यूनिट 2220 रुपए में सेल आउट करें और 60,000 यूनिट हम 2500 रुपए में सेल आउट करें, तो हमारी टारगेट प्रॉफिट 2 करोड़ 50 लाख हमारी इजीली अचीव हो जाएगी। ये हम इस टेबल के थ्रू समझ चुके हैं, ये हमने रिवर्स कैलकुलेशन करी थी। अगर आप चाहो तो नीचे से ऊपर चल सकते हो। मींस नीचे से ऊपर कैसे, पहले सेल माइनस वेरिएबल, तो हमारे कंट्रीब्यूशन आ गया उसमें से लेस कर देना अपना फिक्स कॉस्ट, तो नेट कंट्रीब्यूशन आ गया उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लेस कर देंगे, तो टारगेट प्रॉफिट हमारी अचीवेबल आ जाएगा। ठीक है,
अब इसमें फर्स्ट पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन क्या करा है, कैलकुलेट द टू प्राइस, हमें दो प्राइस बताने हैं जो डिवीजन ए वुड हैव टू कोट टू डिवीजन बी, जो कि हमारी डिवीजन ए कोट करे डिवीजन बी को, इफ इट बिकम, अगर हमारी एम लिमिटेड की पॉलिसी है टू कोट ट्रांसफर प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मींस हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे दो प्राइस हमें डिवीजन बी को बताने हैं। तो दो प्राइस कौन कौन से होंगे, हमारी डिवीजन ए की स्पेयर कैपेसिटी एक्चुअल में कितनी थी 30,000, क्योंकि वो 17,000 आउटसाइड इजीली सेल कर सकता था एज पर क्वेश्चन, इसलिए 30,000 की हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी, नील, क्यों, उससे हमें कोई लॉस नहीं हो रहा, वो हमारी स्पेयर कैपेसिटी है, इसलिए 30,000 हमारी जो यूनिट सेल आउट होंगी वो सीधे सीधे वेरिएबल कॉस्ट होगी, मीन 1600 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सेल आउट हो जाएगी। अब हमें उसे कोटेशन कितने की देनी थी, 40,000 की, मीन्स अभी भी हमें 10,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो ये अब हमारी ट्रांसफर कितने पे होगी, ये 10,000 यूनिट हम जब ही ट्रांसफर कर सकते हैं जब हम मार्केट का शेयर काटेंगे, मार्केट को 70,000 यूनिट ना सेल आउट करके 60,000 यूनिट ही सेल आउट करेंगे, तो ही हम 40,000 यूनिट का इसे कोटेशन दे सकते हैं। तो मीन्स 10,000 यूनिट हमने मार्केट में से काटी, मार्केट को कम सेल आउट करी, तो मीन्स उसमें अब हम क्या क्या रिकवर करेंगे, एक तो वेरिएबल कॉस्ट उससे रिकवर करेंगे डिवीजन बी से, और प्लस करेंगे जो मार्केट में यूनिट सेल ना करने से हमें लॉस हुआ, मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर हम उस यूनिट को मार्केट में सेल आउट करते उससे हमें प्रॉफिट होता, अब वो हम सेल आउट नहीं करे काई की वजह से, क्योंकि वो यूनिट हमें सेल आउट करनी है डिवीजन बी को, उसकी वजह से हम वो यूनिट सेल आउट नहीं करेंगे ना मार्केट, उससे हमारा जो लॉस हुआ उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो भी लॉस हम इस डिवीजन से ही बियर करेंगे जिससे हम उस यूनिट को सेल आउट करेंगे। मीन्स इस 10,000 यूनिट के लिए हमारी सेल प्राइस क्या आ जाएगी या ट्रांसफर प्राइस क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी, 900 रुपए, क्योंकि वही कंट्रीब्यूशन हम मार्केट से नहीं उठा पा रहे थे, तो 1600 प्लस 900 इक्वल टू 2500 रुपए, मीन्स सीधे सीधे हम कह सकते हैं जो 10,000 यूनिट होगी, नेक्स्ट 10,000 यूनिट जो सेल आउट होगी वो एट अ मार्केट प्राइस पे सेल आउट होगी, मीन्स 2500 रुपए पर यूनिट पे। ओके, ये हमारा तीसरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक लार्ज बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म है जो कि ऑर्गेनाइज होती है इन सेवरल डिवीजन, एक कंपनी है जिसकी काफी सारी डिवीजन है, उसमें से वन ऑफ द डिवीजन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उस कंपनी की एक डिवीजन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि प्रोवाइड करवाती है कंसल्टेंसी सर्विस टू इट्स क्लाइंट एज वेल एज टू द अदर डिविजन्स। मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी सर्विस देती है दो जगह, एक तो एक्सटर्नल मार्केट में, दूसरा इन अ डिवीजन, मींस इन अ डिवीजन। अब क्या हुआ, इन अ डिवीजन दे दिया तो मींस यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। द कंसल्टेंट इन द IT divisions always work in a team। जो भी इसमें कंसल्टेंट्स होते हैं वो वर्क करते हैं एज ए टीम। कितने की टीम होती है, 3 प्रोफेशनल कंसल्टेंट होते हैं जो कि रोजीना वर्क करते हैं इन अ कंसल्टेंसी टीम में। मींस एक टीम में 3 जने होंगे जो कि पर डे काम करते हैं, और जो पर डे काम करते हैं, और द एक्सटर्नल क्लाइंट आर चार्ज अ फीस एट द रेट ऑफ 4500 रुपए फॉर ईच कंसल्टेंसी डे। मींस एक दिन के कंसल्टेंसी IT डिवीजन 4500 रुपए मार्केट से चार्ज करती है। एक दिन के IT डिवीजन मार्केट से 4500 रुपए चार्ज करती है अपनी कंसल्टेंसी देने के लिए। उस कंसल्टेंसी टीम में 3 जने होते हैं जो कि अपनी कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, ठीक है। द फीस रिप्रेजेंट, कौन सी फीस, 4500 रुपए रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट प्लस 150% प्रॉफिट मार्कअप। मींस ये 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम आ गया। 2 पार्ट क्या, एक तो कॉस्ट आ गया प्लस सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ये आ गया। तो मींस कॉस्ट आपकी 100% प्लस 150% आपकी प्रॉफिट आ गई, तो मींस ये 4500 रुपए जो है वो 250% है। 4500 रुपए 250% है, ठीक है।
अब क्या कहा था, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट मींस जो 100% वाली जो कॉस्ट थी involved in the consultancy fees is estimated at 80% as being variable and the balance is fixed. Means पहले हम इसकी कॉस्ट निकालते कितनी थी इस 4500 में, 4500 डिवाइड बाई 250 मींस 1800 रुपए की कॉस्ट थी टोटल उस काम को करवाने के लिए। 1800 रुपए में भी 80% आपकी वेरिएबल मींस 1440 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है और 360 रुपए 360 आपकी क्या है फिक्स कॉस्ट। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, द टेक्सटाइल डिवीजन एक और डिवीजन है उसी कंसल्टेंसी फर्म की विच has undertaken a big assignment to require the service of 2 team of IT consultants to work 5 days in a week for a period of 48 weeks. मीन्स क्या कह रहा है, इसी कंपनी की एक और डिवीजन है जिसका नाम है टेक्सटाइल्स, उसे रिक्वायरमेंट है उस आईटी डिवीजन के कंसल्टेंट की, उस आईटी डिवीजन के प्रोफेशनल्स की। तो कितने जनों की उसे रिक्वायरमेंट है, उसे 2 टीम की रिक्वायरमेंट है, उसे 2 टीम की रिक्वायरमेंट है और कितने दिनों के लिए, 5 डे इन अ वीक मींस एक वीक में वो उस टीम से 5 दिन काम कराएगी। और कितने वीक के लिए उस टीम की रिक्वायरमेंट है, उसे 48 वीक के लिए उसे उस टीम की रिक्वायरमेंट है। While the director of textile division intend to negotiate the transfer price for consultancy work, the director of IT divisions proposed to charge the textile divisions at 4500 रुपए per consulting day। मीन्स जब आपका टेक्सटाइल डिवीजन का डायरेक्टर आपका ट्रांसफर प्राइस नेगोशिएट करने गया तो आईटी डिवीजन ने उससे भी कह दिया कि हम 4500 रुपए पर डे के हिसाब से ही चार्ज करेंगे आपसे। अब आगे क्या करें, इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंसल्टेंट वर्क ऑफ द टेक्सटाइल डिवीजन आईटी डिवीजन विल बी एबल टू रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट बाय 200 रुपए पर कंसल्टिंग डे। मींस ये बता रहा है कि अगर हमने अपनी कंसल्टिंग दी किसे, टेक्सटाइल डिवीजन को, तो हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को 200 रुपए से रिड्यूस कर लेंगे। दिस इज पॉसिबल इन ऑल केसेस ऑफ इंटरनल कंसल्टेशंस बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। कोई अगर हम इन डिवीजन अपनी कंसल्टेंसी देते हैं तो उससे हम कोई एक अपने स्पेशल इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम आ जाएगी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन में क्या था कि 4500 रुपए चार्ज कर रहा था, 250% ये वैल्यू थी, जो भी कॉस्ट है उसमें 80% वेरिएबल है, 20% आपकी फिक्स कॉस्ट है। एक टीम में 3 जने काम करते हैं और जो दूसरी डिवीजन है उसे 2 टीम की रिक्वायरमेंट है, 5 दिन इन अ वीक काम होगा, 48 वीक के लिए उसे चाहिए। और जो आईटी डिवीजन ने उसे प्रपोज कराया ट्रांसफर प्राइस वो 4500 रुपए ही कराए, और चूंकि सेम डिवीजन में जो अपने कंसल्टेंसी दे रहे हैं इसलिए वो 200 रुपए पर डे के हिसाब से अपनी वेरिएबल कॉस्ट कम करने में एलिजिबल होंगे। वो आराम से अपनी 200 रुपए पर वेरिएबल कॉस्ट कम कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब क्या रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं हम। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस एंड सेट ट्रांसफर प्राइस एज transfer prices per consulting day at which the IT division can provide consultancy service to the textile division such that the profit of the business consultancy firm as a whole is maximized in each of the following scenario। मीन्स अब इसमें हमें बताना है ट्रांसफर प्राइस बताना है किसके लिए, टेक्सटाइल डिवीजन के लिए, जिससे कि हमारी मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके। तो अब हम किन सिनेरियो में, इन 3 सिनेरियो में। तो पहला सिनेरियो देखते हैं, every team of the IT divisions is fully engaged during the 48 working period in providing consultancy service to external client and that the IT division has no spare capacity of consultancy team to take up the textile division assignment। मीन्स इसमें बता रहा है कि जो 2 टीमों की उस रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास अभी कोई भी खाली नहीं है, सभी हमारी फुल्ली ऑक्यूपाइड टीम है। मीन्स आईटी डिवीजन पर कोई भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है
जब हमारी स्पेयर कैपेसिटी नहीं होती तो हमारे ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलता है, 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइस सिस्टम हम फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बी लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बी लॉस्ट हम बोल लेते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे क्या है। तो देखो ये मैंने बताया था ना कि 200% उसमें प्रॉफिट मार्कअप दे रखा है, लेस कॉस्ट इसने कर ली के, तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 1.5 के। तो इसने ट्रांसफर प्राइस कितनी निकाल ली, कॉस्ट कितनी निकाल ली 1800, जो अपन ने निकाल चुके थे। कैसे निकाले थे अपन ने, 4500 डिवाइडेड बाई 250, तो 1800 रुपए आ गई थी। अब इस 1800 रुपए में क्या कहा है उसने, 80% आपकी वेरिएबल कॉस्ट की। 1800 रुपए की 80% वेरिएबल कॉस्ट ये आ गई 1440 रुपए, जो पहले निकल के मैं दिखा चुका हूँ। 1800 में 20% आपकी फिक्स कॉस्ट रहेगी 360 रुपए, ये आ गई। अब क्या था, प्रॉफिट फिर हमारी कितनी आ गई 4500 माइनस 1800, 4500 माइनस 1800, 2700 रुपए आपकी प्रॉफिट आ गई। एक तो ये कर लो, दूसरा क्या 1800 का 150% कर लो तो भी आपकी वही आएगी। 1800 का 1.5 कर लीजिए, सॉरी 150% नहीं, 1800 का 1.5, तो 2700 जो आ गई, ठीक है। ये तो आपका उस सेलिंग प्राइस का बाइफरकेशन आ गया आपका, जैसा कि 4500 की सेलिंग प्राइस पे आपकी 2700 रुपए प्रॉफिट आएगी, 1440 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, 307 रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी। अब क्या करता है पहला सिनेरियो में कि हमारे कोई भी टीम खाली नहीं है, तो अब हम उसमें कैसे निकालेंगे, तो टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम अप्लाई होगा। उसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। तो क्या था, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी थी 1440 रुपए। ये थी कि हमारी अगर हम एक्सटर्नल को सेल आउट करेंगे तो उसमें हमारी 1440 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आएगी। लेकिन इन डिवीजन अगर हम वही काम करते हैं तो उससे उसमें क्या था कि हमारी 200 रुपए पर डे के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही थी। तो पर डे के हिसाब से हमारी इनर डिवीजन के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1440 माइनस 200 इक्वल टू 1240 रुपए नेट मार्जिनल कॉस्ट आ गई। नेट वेरिएबल कॉस्ट कह लो या मार्जिनल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब एक पार्ट तो हमारा आ गया, अब सेकंड पार्ट देखना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कितनी गई, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट। तो टोटल आपकी सेलिंग प्राइस क्या थी 4500 रुपए, उसमें से माइनस कॉस्ट कर दो, वेरिएबल कॉस्ट 1440 जो हम ऊपर निकाल चुके थे, तो कितनी आई कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट 3060 रुपीज, 3060 रुपीज। तो टोटल ट्रांसफर प्राइस कितनी आ गई, वेरिएबल कॉस्ट टू बी चार्ज कितनी कर दे 1240 रुपए प्लस कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट, तो टोटल आप आ गई आपकी 4300 रुपए पर कंसल्टेंसी डे, पर टीम के हिसाब से आपकी ये आ गई। हमने ये कर लिया। दूसरा हम क्या कर सकते थे कि 4500 रुपए हम अगर हम कोई एक्सटर्नल सेल को कम करके हम ट्रांसफर करते हैं ना डिवीजन, तो हम क्या ले सकते हैं, सीधे सीधे ट्रांसफर प्राइस हम मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या था, मार्केट प्राइस आपकी कितनी थी 4500 रुपए, लेकिन अब क्या है इनर डिवीजन दे रहे थे तो 200 रुपए का हमारी कॉस्ट में रिडक्शन आ जाता है। अगर हम 4500 में से माइनस 200 करते हैं तो भी हमारे 4300 रुपए ही आते। तो इससे हमने चेक क्या कर लिया कि हाँ हमारा आंसर सही है, ठीक है। आप अगर टाइम कम है तो हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि मार्केट सेलिंग प्राइस 4500 रुपए लेस कॉस्ट रिड्यूस टू डू ट्रांसफर इंटरनल ट्रांसफर 200 रुपए, तो टोटल ट्रांसफर प्राइस 4300 रुपए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, आईटी डिवीजन विल बी एबल टू स्पेयर ओनली वन टीम, एक टीम को वो स्पेयर कर सकते हैं। मींस जो टीम स्पेयर वो आप टाइप है उसकी ट्रांसफर प्राइस क्या होती है, स्पेयर कैपेसिटी में हमेशा ट्रांसफर प्राइस होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी थी 1240 रुपए, 1240, क्योंकि 1440 एक्सटर्नल वाले के लिए थी, उसमें से 200 रुपए हम अपनी जो रिड्यूस हो रही थी वो माइनस कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे 1240 रुपए, ठीक है। एक टीम की टू प्रोवाइड सर्विस टू द टेक्सटाइल डिवीजन ड्यूरिंग 48 वीक, मींस जो एक स्पेयर हुई टीम वो फुल्ली 48 वीक के लिए स्पेयर हो रही है। एंड
all other team are fully engaged in providing service to external client। तो सिंपल सा है इसका, क्या हुआ, 1240 जो हमारी फ्री में वो है स्पेयर कैपेसिटी वाली के लिए कॉस्ट आई, और 4300 जो हम क्या इंगेस्ट वाली के लिए ऊपर निकाल चुके हैं। इंगेस्ट वाली टीम के लिए हमने ऊपर निकाला तो 4300 आएगी, और स्पेयर्स के लिए क्या होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 1240। ये दोनों हमने कॉस्ट इंक्लूड करी तो हमें क्या आ गई कि दोनों टीम से हमें कितनी कॉस्ट आएगी। अब पर टीम के लिए हमें निकालनी है तो डिवाइड 2 कर दिया, तो पर टीम के हिसाब से एक एवरेज कॉस्ट क्या आ गई 2770 रुपए पर डे के हिसाब से पर टीम। ठीक है, सेकंड वाला भी हमारा हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यू external client has come forward to pay IT division a total fee of 15,84,000 for engaging the service of two team of consultants during the aforesaid period of 48 weeks। मीन्स अब ये बता रहा है कि हमें एक ऑफर मिला है किससे, एक्सटर्नल मार्केट से, क्या कि उसे भी 2 टीम की रिक्वायरमेंट है, उसे भी 48 दिन के लिए चाहिए, उसे भी 5 दिन इन अ वीक काम कराना है। उसके लिए वो हमें कितने दे रहा है 15,84,000 रुपए उसके लिए वो हमें देगा। उसके लिए वो हमें 15,84,000 रुपए देगा। तो मीन्स इस केस में हमारी ट्रांसफर प्राइस क्या रहेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भाई, कॉस्ट टू बी कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट। मीन्स अगर हम इधर ट्रांसफर ना करके, किधर एक्सटर्नल मार्केट में ट्रांसफर ना करके अगर हम इंटरनल डिवीजन में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे कितना लॉस होगा 15,84,000 का। तो मीन्स ट्रांसफर प्राइस कितनी होगी, इतनी कि हमें इतनी फी कम से कम रिकवर हो जाए, इतनी फी कम से कम रिकवर हो जाए। क्यों हो जाए, तो अगर हम इंटरनल मार्केट में इंटरनल डिवीजन में ट्रांसफर नहीं करते तो वो हम एक्सटर्नल मार्केट में ट्रांसफर करके 15,84,000 की कमाई कर सकते थे। वो टोटल सेलिंग प्राइस है, उसी का कैसे क्या करेंगे। तो 15,84,000 हमें मिल रहे थे, 15,84,000 मिल रहे थे। ठीक है, अब क्या था 5 दिन काम होना था, 48 वीक के लिए 2 टीमें थी, तो मीन्स टोटल डे कितना काम होगा 5 × 48 × 2, तो 480 डे का हमने काम करा। 480 डेज में हमें कितने मिल रहे हैं 15,84,000। तो 480 डेज डिवाइडेड वो 15,84,000 डिवाइडेड बाई 480 डेज, तो पर डेज की हमारे कॉस्ट कितनी आ गई पर देश की, वो क्या सेलिंग दे रहे हैं पर देश पर टीम के हिसाब से कितना वो हमें दे रहा है 3300 रुपए के हिसाब से वो हमें पेमेंट कर रहा है। इस 3300 रुपए में हमें क्या क्या रिकवर करें, एक तो 1440 रुपए हम वेरिएबल कॉस्ट के रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इससे हमें कितना मिला 3300 रुपए के ऊपर, 3300 रुपए के ऊपर हमें कंट्रीब्यूशन मिला 1860 रुपए। क्यों 3300 माइनस 1440 हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 1860 रुपए हमें कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट हुआ, कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट हुआ। क्यों, अगर हम इतना इंटरनल ट्रांसफर नहीं करते तो इतना कंट्रीब्यूशन हम बाहर से कमा सकते थे। कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट हमें जब पता चल गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे आ गई, प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमें पहले से पता है कि 1240 रुपए हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी इंटरनल में, तो 1240 प्लस कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट 1860 रुपए जो ऊपर हम देख चुके हैं। तो टोटल हमारा फीस चार्ज कितनी आ गई 3100 रुपए। भाई सेम इससे पर डे के हिसाब से हम कितना ले रहे हैं 3300 रुपए माइनस कर देंगे 200 रुपए। क्यों, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर में 200 रुपए की कमी आएगी वेरिएबल कॉस्ट में, तो 3100 रुपए आएगा। तो वही हमारा जो 3100 आ गया, मीन्स हमारा आंसर एकदम सही है, 3100 रुपए पर कंसल्टिंग डे पर टीम के हिसाब से जो हमारा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5वां। चलिए आज के लिए इतनी ही रखता हूँ, फालतू में क्लास को ज्यादा खींचना सही नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव है छोटी से छोटी क्लास की, लेकिन आप जानते हो पूरा क्वेश्चन कराने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं, इसलिए
हम अपनी लेंथ को इतनी ही रखते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 आवर्स के हिसाब से। तो अब इस प्रॉब्लम नंबर 5 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट इन माय यूट्यूब चैनल, जिससे मैं आपको उस कमेंट को देख के आपको रिप्लाई कर सकूं विद इन अ टाइम, जिससे आप और अच्छी तरह से समझ सकें। और प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंकिंग यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है या नहीं। ओके, बाय बाय।